हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो ये है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर का लास्ट लेक्चर और लेक्चर नंबर 6। इसमें हम वही जो चल रहा था पीछे वाले लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करने वाले। तो जो पीछे वाले लेक्चर में हमने देखा था 4 मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है, ऑफ मिक्सचर के सेपरेशन के 4 मेथड्स देखे थे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो 4 हमारे मेथड्स बचते उनको देख के इस वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने 4 वहां देखे थे। 5th वाला जो हमारा मेथड है वो देखो मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है, वो मैंने यहां लिखा है, ठीक है। यहां देखो लिखा हुआ है इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। क्या जो हमारी ब्लैक इंक होती है, ठीक है, ब्लैक इंक जो होती है, इंक आपको पता है क्या होता है, उसमें जो डाई होती है क्या वो सिंगल कलर की होती है या फिर ज्यादा कलर की होती है। तो आप देखो, अभी मैं आपको पहले आउटलाइन से इसको समझाऊंगा, फिर आपको मैं लिखवाऊंगा। देखो, जो हमारी डाई होती है ब्लैक इंक में या किसी भी इंक के अंदर, वो सिंगल कलर की नहीं होती। आपको अभी ये बात माननी है, ठीक है, सिंगल कलर की वो नहीं होती। उसमें 2 या 3 कलर मिक्स होते हैं, ठीक है, 2 कलर या 3 कलर क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। अब देखो, अगर वो 2 या 3 कलर मिक्स है तो उन कलर्स को अलग अलग कैसे करेंगे, ठीक है। देखो सपोज हमारे पास एक इंक है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक इंक है, सपोज ये ब्लू वाली इंक है या फिर ब्लैक इंक है, ठीक। इसके अंदर सपोज आपको पता है इंक के अंदर तो 2 चीजें तो होती हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है, वहां वाटर, सॉल्वेंट एक तो होता ही है। उसके बाद देखो सल्यूट हो सकते हैं, सल्यूट में देखो हो सकता है कि एक सल्यूट हो सकता है 2 सल्यूट हो सकता है 3 सल्यूट हो सकता है। इसमें जो ब्लैक इंक है इसमें 3 किस्म के कोई कलर मिक्स किए हो, ठीक है, मतलब कोई शाइन कराने के लिए, कोई कुछ कराने के लिए, थोड़ा सा ग्लासी बनाने के लिए 2-3 किस्म के कलर जो होते हैं वो मिक्स किए होते हैं, ठीक है। तो सपोज इसमें 3 सल्यूट मिक्स है, मतलब 3 कलर मिक्स है या फिर 2 कलर मिक्स है, ठीक है। तो अब देखो ये एक्चुअल में मिक्सचर है पूरा, इसमें सल्यूट कितने 3 और सॉल्वेंट कितना 1। तो अब देखो इस मिक्सचर के कंपोनेंट कितने हो गए, 3 ये वाले और 1 ये, 4 कंपोनेंट हो गए। तो अब देखो इनको हम, ये जो कलर से हमारे, इनको हम कैसे अलग करेंगे। देखो इस पूरे सल्यूट को, पूरी जितने भी कलर हैं उस पूरे को हमने अलग किया था इवेपोरेशन करके, ठीक है। सॉल्वेंट को हम अलग कर सकते हैं यहाँ से इवेपोरेशन करके। अगर हम इवेपोरेशन करेंगे तो कलरिंग मैटर हमारा अलग हो जाएगा और सॉल्वेंट हमारा उड़ जाएगा वेपर बन के, ठीक है। वो हमने पहली वाली वीडियो में देखा था। लेकिन ये जो हमारा सल्यूट है इसमें 3 कलर मिक्स है, इन तीनों कलर्स को कैसे अलग करेंगे, ये जो मेथड होता है इसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। देखो इन कलर्स को अलग करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है उस मेथड का नाम होता है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी नाम होता है इस मेथड का। अब देखो क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक बहुत पुराना मेथड है कलर्स को सेपरेट करने के लिए, मतलब डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए बहुत पुराना मेथड है। तो देखो मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है। पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें हम करते क्या है, देखो हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर का एक पीस लेते हैं इतना सा, ठीक है, इतना सा एक फिल्टर पेपर का पीस लेते, ठीक है। उसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक लाइन लगाते हैं, यहाँ ऐसे एक लाइन लगाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो ताकि आपको दिखे सही से, ठीक। सपोज ये हमने फिल्टर पेपर का एक पीस लिया, इसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं यहाँ, ठीक। इस लाइन के ऊपर वो वाली इंक जिससे हमें कलर्स को अलग करना है उस इंक का एक ड्रॉप डाल देते हैं, ठीक है। उस इंक का यहाँ एक ड्रॉप डाल देते हैं इस लाइन के ऊपर यहाँ, ठीक। आई समझ आपको। ये जो ड्रॉप डालते हैं ये क्या चीज़ है, ये हमारा क्या होता है, ये फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर आपको पता है, लैब में आप देखोगे बड़ी क्लासेस में एक पेपर होता है जिसको हम फिल्ट्रेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको पहले भी मैंने बताया, ठीक। तो यहाँ जो ड्रॉप होता है इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पानी का एक बर्तन होता है, जार होता है, एक जार ऐसे पानी का, इस जार के बीच में पानी को यहाँ तक भर के, मतलब इसको देखो यहाँ पानी भरा हुआ है, मैं ब्लैक से दिखाता हूँ आपको। इसमें देखो इधर पानी है, तो इस फिल्टर पेपर को इस पानी में डिप कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, पानी में डिप कर देते हैं और ऊपर ये इंक का एक ड्रॉप लगा के डिप कर देते हैं, ठीक। अब देखो आपको पता है यहाँ क्या होता है, यहाँ से जो फिल्टर पेपर है ना ये क्या करता है, इस पानी को चूसता है, पानी को अब्जॉर्ब करता है और पानी यहाँ से इस फिल्टर पेपर के ऊपर वाली तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब थोड़ा सा फिल्टर पेपर डिप करोगे पूरा फिल्टर पेपर गीला होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे से अब पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा फिल्टर पेपर में। तो आप देखो जैसे जैसे यहाँ से पानी, ये जो पानी है ये फिल्टर पेपर से आप जाना स्टार्ट होगा, यहाँ जो ये जो कलर है ना इसमें जितने कलर्ड कंपोनेंट होंगे, इस कलर में सपोज 2 कलर मिक्स है या 3 मिक्स है, वो भी उस पानी के साथ आप मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। सपोज इसमें हमारे पास एक ब्लैक था,
सपोज एक ब्लू था, तो ये पानी जैसा जैसा वो यहाँ से ऊपर जाएगा, पानी जैसे जैसा आप मूव करेगा, ये कलर भी उस पानी के साथ ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या लगता है कि डिफरेंट कलर जो होते हैं उनकी पानी में सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, मतलब पानी में डिफरेंट तरीके से सॉल्युबल होते हैं। जो कलर पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, जो उससे कम सॉल्युबल होता है वो थोड़ा सा नीचे, जो उससे कम सॉल्युबल होता है थोड़ा सा नीचे। ये इसमें कंसेप्ट लगता है। तो ऐसे करके हम कलरिंग सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूं कि कैसा होता है ये। देखो क्रोमेटोग्राफी कैसा होता है, ये वाला, ये डायग्राम आप देख रहे हो, आप थोड़ा सा जूम करके इसको देख सकते हो। देखो स्टार्टिंग में इस तरफ जो लिया है ये वही मैंने जो पेपर लिया था उसके ऊपर एक ड्रॉप डाला है, फिर उसको एक जार के बीच में, ये एक जार है, जार का मतलब होता है एक बड़ा बर्तन होता है, उसके बीच में ऐसे रख देते हैं, ठीक। उसके बाद आस्ता आस्ता पानी अप होता है, देखो थर्ड वाले में जैसे पानी अप हो रहा है तो कलर अपर जा रहे हैं तीनों। तो आगे देखो दिखाया हुआ है कि तीन के तीन कलर जो हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारी प्रोसेस होती है, इसको प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो अभी हम इसको थ्योरी लिख के समझते हैं कि कैसा सिस्टम होता है, ठीक। अच्छा, अब आप देखो इसमें आप पॉइंट क्या ऐड करोगे, आप लिखो द इंक दैट वी यूज, मतलब जो हम इंक यूज करते हैं, ठीक है, हैज वाटर एज द सॉल्वेंट, हैज वाटर एज द सॉल्वेंट, मतलब उसमें वाटर तो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट, एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट, मतलब जो इंक हम यूज करते हैं, ठीक है, आपको पता है जो इंक हम यूज करते हैं उसमें मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो उसमें क्या होता है वाटर होता है एज द सॉल्वेंट, एक तो उसमें वाटर होता है सॉल्वेंट के तौर पे, और उसमें क्या होती है डाई होती है जो उस वाटर में सॉल्युबल होती है और डाई सल्यूट का काम करती है, ठीक। अब देखो एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, यहां लिखो एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर आपको अभी बताया था, फिल्टर पेपर जैसे रखते हैं तो वाटर उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वही लिखा है जैसा वाटर जो है फिल्टर पेपर के ऊपर राइज करता है, इट टेक्स अलोंग विद इट द डाई पार्टिकल्स, इट टेक्स अलोंग, ठीक है, विद इट द डाई पार्टिकल्स, डाई पार्टिकल्स, ठीक। तो आप इस पॉइंट में समझोगे कि जैसा जैसा वाटर जो होता है वो हमारे फिल्टर पेपर से अप राइज करता है, फिल्टर पेपर से अप जाता है, वो जहां हमने ये जो देखा था, तो वो क्या करता है डाई पार्टिकल जो यहाँ डाई का हमने रखा हुआ है इसको भी साथ में ले जाता है, ठीक है, वही रखा है ना, एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, जैसा वाटर फिल्टर पेपर के ऊपर अप मूव करता है, इट टेक्स अलोंग विद इट द डाई पार्टिकल, मतलब अपने आप डाई पार्टिकल अपने साथ डाई पार्टिकल को भी लेके ऊपर जाता है, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट लाइन लिखो, एक्चुअली क्या होता है, अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स, अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स, ठीक। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी डाई होती है वो मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कलर का, देखो ना, कोई सिंगल एक ब्लैक इंक है ना, उसमें सिर्फ ब्लैक डाई नहीं होगी, मतलब जो ब्लैक इंक है उसमें ब्लैक के साथ कुछ और भी मिक्स होगा उसको ज़्यादा ब्राइट दिखाने के लिए या कुछ, तो वही लिखा है कि एक्चुअली और डाई जो हमारी डाई होती है पानी में मिक्स करके जिसको हम इंक बनाते हैं वो क्या होता है, मिक्सचर होता है टू और मोर कलर, दो या दो से ज़्यादा कलर का मिक्सचर होता है, ठीक है। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, आप लिखो यहाँ द कलर्ड कंपोनेंट, ठीक है, दैट इज मोर सॉल्युबल, इज ये इज है, ठीक है, इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, rises faster and in this way rises faster, ठीक है, and
इन दिस वे, ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कलर्स गेट सेपरेटेड, कलर्स गेट सेपरेटेड। तो आप देखो क्या होता है, द कलर्ड कंपोनेंट, आपको पता है यहां लिखा है कि डाई में क्या होते हैं, डाई में 2-3 कलर का मिक्सचर होता है। तो आपको पता है द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो कंपोनेंट जो पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, कलर का वो कंपोनेंट जो पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, सॉल्युबल का मतलब होता है ज्यादा जल्दी घुलता है, राइजेज फास्टर एंड इन दिस वे कलर्स गेट सेपरेटेड। इसमें क्या होता है, जैसे जैसा पानी यहाँ से ऊपर जाता है, वो वाला कलर का डाई का वो कंपोनेंट, ठीक है, जो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है, वो जल्दी जल्दी इसके साथ ऊपर चढ़ जाता है। तो इस फिल्टर पेपर के ऊपर 3 निशान दिखते हैं, 3 अलग अलग कलर या फिर 2 अलग अलग कलर या फिर 4 अलग अलग कलर हमें दिखते हैं। तो इस तरीके से हम कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस मेथड के। तो आपको पता चल गया कलर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। कलर्स को सेपरेट करने का मेथड होता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक। तो आगे वाली क्लासेस में आप इसकी ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे। देखो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आप लिखो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, लिखो ये जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब देखो इसको क्रोमेटोग्राफी क्यों बोला है, क्योंकि पुराने ज़माने में ये जो है कलर्स को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता था मेथड। तो क्रोमा का मतलब ग्रीक में था, देखो क्रोमा, ये जो क्रोमा है ना, इसको ग्रीक में ऐसे लिखा था क्रोमा, इसका मतलब होता है कलर। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्रोमा, यहाँ जो लिखा है ना क्रोमा का मतलब कलर ही होता है। तो इस मेथड का नाम क्रोमेटोग्राफी इसीलिए रखा क्योंकि ये पुराने ज़माने में, ठीक है, ये मतलब पहले यूज़ किया जाता था कलर्स को सेपरेट करने के लिए, लेकिन अभी और भी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट। देखो आप एक लाइन ऐड करो, आजकल ये कहाँ यूज़ किया जाता है, देखो नाउ यूज्ड फॉर सेपरेशन, ठीक है, यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स, ठीक है, दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट, दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब आजकल ये मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है उन सॉल्यूट की सेपरेशन करने के लिए जो एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब एक सॉल्वेंट में अगर 2-3 सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहे तो वहाँ भी ये क्रोमेटोग्राफी का मेथड यूज़ किया जाता है। और एप्लीकेशंस लिखो आप इसकी, कुछ एप्लीकेशंस और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, और एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। तो आप लिखो पहली तो वही लिखो किसके लिए यूज़ होता है, टू सेपरेट, ठीक है, कलर्स फ्रॉम, या फिर इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, सेपरेट कलर्स इन अ डाई, किसी डाई के बीच में कलर्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। देखो नेचुरल कलर जो होते हैं उनसे पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट कलरिंग मैटर होता है, मतलब वो कौन सा मैटर है जो किसी सब्सटेंस को कलर देता है, उसको बोलते हैं पिगमेंट, ठीक। तो पिगमेंट को नेचुरल कलर से सेपरेट करने के लिए भी मेथड यूज होता है, ठीक। और उसके बाद ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिनका हो सकता है कोई ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ जाए, ठीक है, वो मेडिसिन को ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है, सारी मेडिसिन को ड्रग्स ही बोलते हैं। तो उन ड्रग्स को ब्लड से अलग करने के लिए भी ये क्रोमेटोग्राफी का मेथड यूज होता है। तो आई होप आपको क्रोमेटोग्राफी समझ में आया होगा। तो आप इसको लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे से पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक। तो मैं इसको साफ करता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो अभी देखो हमारे पास 6th मेथड ऑफ सेपरेशन है। यहाँ मैंने लिखा है
हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। मिसिबल का मतलब होता है जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए, मतलब दो ऐसे मिक्सचर जो बिल्कुल मिक्स हो गए आपस में, जैसे अल्कोहल और पानी ले लो, वो आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाता है, तो उनके मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं अगर मिक्सचर मिक्स हो गए, ठीक है। तो देखो पहले आप इसका नाम, इसका मतलब लिख लो। मिसिबल का मतलब है जो कंप्लीट मिक्स हो जाए, ठीक है, कंप्लीट मिक्सिंग, ठीक। तो इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, देखो मैं आपको पहले ऊपर ऊपर से बताऊं। यहां जो मेथड यूज होता है सेपरेशन का, उस मेथड को बोलते हैं डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन मेथड यूज होता है, यहां लिख सकते हो आप डिस्टिलेशन, ठीक। देखो जो डिस्टिलेशन मेथड होता है इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे काम करता है ये, देखो इसमें बेस ये होता है कि जो दो लिक्विड जो मिक्स हुए आपस में उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। सपोज देखो यहाँ मैं एक बना रहा हूँ ऐसे, सपोज इसमें दो मिक्सचर मिक्स किए हुए, सपोज एक पानी मिक्स किया है, ठीक है, पानी मिक्स किया, उसका ये वाटर है, इसके साथ हमने मिक्स कर दिया अल्कोहल, तो ये बिल्कुल टोटली मिक्स हो चुके हैं, मिक्सिबल है। तो आपको पता है डिफरेंट मिक्सचर जो होते हैं ना, मतलब जो एक मिक्सचर होता है उसके अंदर, मैंने आई थिंक गलत ना बोल दिया हो, आप थोड़ा सा ध्यान दो, अभी मैं फिर सही बोल रहा हूँ। देखो जो ऐसे मिक्सचर होते हैं कंप्लीट मिक्स हो जाते हैं, उनमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिफरेंट होता है, ठीक। देखो जैसे इसमें एक वाटर है, एक अल्कोहल है, दोनों हमने मिक्स कर दिया, आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा 100 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का सपोज होगा कोई 75 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो जितने कंपोनेंट होते हैं ऐसे मिक्सचर में, जैसे जो मिसिबल होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो कंपोनेंट होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप देखो अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम में, ठीक है, तो वो जल्दी बॉइल हो जाएगा, मतलब उसके वेपर जल्दी बन जाएंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसके वेपर जल्दी नहीं बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जो ये वो प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन, इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे मिक्सचर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, और उसको इवेपोरेट करके किसी दूसरी बर्तन में हम डाल देते हैं, मतलब उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरे में बर्तन में डाल देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो बाद में इवेपोरेट होता है। तो सपोज ये वाला जो मिक्सचर है, इसमें आप देखो अगर हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो पहले कौन इवेपोरेट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जैसे ही टेम्परेचर, देखो यहाँ थर्मामीटर रखते हैं, थर्मामीटर, तो जैसे ही टेम्परेचर 75 डिग्री पहुंचता है तो अल्कोहल बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, अल्कोहल वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल के सारे वेपर दूसरे बर्तन में रख देते हैं हम, तो वहां जाके उसको कंडेंस करके सीधा लिक्विड बना देते हैं, तो हो जाता है अलग। तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो इधर ही रहेगा, ये तो बाद में बॉइल होगा, पहले अल्कोहल बॉइल हो जाएगा। तो ये जो मेथड होता है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, एक दो मिसिबल लिक्विड को हम क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। दो मिसिबल मिक्सचर जो होते हैं ना, मतलब दो मिसिबल लिक्विड का जो मिक्सचर होता है उससे हम इनके कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक। अब देखो डिस्टिलेशन जो होता है ना, डिस्टिलेशन दो किस्म का होता है, एक होती है सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन, तो एक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो दोनों हम यहाँ आज पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। तो अभी देखो मैं आपको इसका जो होता है ना हमारा एक डायग्राम है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखो डिस्टिलेशन की डायग्राम ये होती है, ये वाली। इस डायग्राम में आप देखो एक ऐसे कोन टाइप लिया हुआ है यहाँ इसके ऊपर, ठीक है, उसके नीचे हीट की है, ठीक है, हीट की है। तो हीट करने के बाद देखो यहाँ एक पाइप लगाई हुई है ऐसे करके, ऐसे टेढ़ी, तो वो उसके ऊपर लिखा होगा एक जगह कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब है इसके बीच में जब लिक्विड आएगा कंडेंस होकर फिर लिक्विड बन जाएगा, मतलब इसके बीच में जब गैस पार्टिकल आएंगे ना, देखो होगा क्या, जैसे हम नीचे से इसको हीट करेंगे तो इस बर्तन में ये जो ऐसे कोनिकल फ्लास्क रखा हुआ है ना, कोनिकल फ्लास्क गोल सा, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, या इसमें ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ देखो लिखा हुआ है डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को डालते हैं और इसको करते हैं हीट। और आपको पता है ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवेपोरेट होता है ना, तो वो जल्दी इवेपोरेट होकर ये जो टेढ़ी पाइप लगी है इस पाइप से नीचे जाएगा, और पाइप के ऊपर लिखा हुआ है कंडेंसर, ठीक है। तो पाइप क्या कराएगी, इसको लिखा हुआ है ना वाटर कंडेंसर, तो वो उसको मतलब गैस फॉर्म में, यहाँ से जब वेपर बनेंगे तो गैस फॉर्म में होगा, कंडेंसर के बीच में जाएगा तो वहाँ ठंडा होता है, ठंडा होके आगे जो नीचे लिखा हुआ है क्या, एसीटोन, वो नीचे मतलब अलग किया हुआ है इसको। यहाँ कोई और मिक्सचर है, मैंने कोई और मिक्सचर लिया है, बस बात इतनी है। तो जो दूसरा डब्बा नीचे इधर रखा हुआ है
तो इसमें हमारा लिक्विड क्या हो जाएगा, अलग होके रुक जाएगा और दूसरा लिक्विड यहाँ इसी में ही रहेगा। ठीक, तो ऐसे करके हम सेपरेशन करते हैं, इसको बोलते हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन, मतलब डिस्टिलेशन करके दो मिसिबल लिक्विड को हम अलग कर सकते हैं। तो ऐसी इसकी टेक्निक होती है, ऐसा इसका मतलब एपरेटस होता है, ये आप लैब में देखोगे। ठीक, अभी हम देखते हैं इसकी थ्योरी और समझते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखो यहां क्या मेथड यूज किया जाता है, द मेथड यूज्ड हियर इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड जो है यहां यूज किया जाता है, किस केस में, जहां लिक्विड कैसे होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, वहां कौन सा मेथड यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन। ठीक, अच्छा, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। देखो एक लाइन लिखो, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है, containing two miscible, containing two miscible liquids, ठीक है, that boil with decomposition, decomposition, देखो लिखा है that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points, and have sufficient difference in their boiling points। ठीक है, तो चलो अभी इसको समझते हैं क्या लिखा है। तो आप देखो यहां जो मैंने लिखा है, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉइल विदाउट डीकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, देखो ये जो प्रोसेस है, डिस्टिलेशन वाला जो प्रोसेस है, ये कहाँ यूज होता है, ये वहां यूज होता है, मतलब ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस यूज होता है, जहां आप देखो जिसमें क्या होना चाहिए कि उन दोनों वो जो मिक्सचर है, मतलब वो पूरे वाला जो मिक्सचर है, उसके जो कंपोनेंट्स है उनको बॉयल करने पे वो डिकम्पोज नहीं होनी चाहिए। डिकम्पोज का मतलब है कि अगर हम उनको बॉयल करें तो वो किसी और में ब्रेक नहीं होने चाहिए, वो वही रहने चाहिए। ठीक है, तो दूसरी चीज है कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, जैसे इस केस में हमने देखा था वाटर और अल्कोहल, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है इनमें सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों कंपोनेंट ऐसे जिनके बॉइलिंग पॉइंट सपोज दोनों के 100 डिग्री सेल्सियस, तो फिर वो जो है इस मेथड से सेपरेट नहीं होगा, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो है डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक तो जो कंपोनेंट से, मतलब ऐसे मिक्सचर जो है इनके कंपोनेंट एक तो कैसे होने चाहिए, डिकम्पोज नहीं होने चाहिए, मतलब उनको हीट करें तो वो डिकम्पोज ना हो, मतलब ब्रेक करके कुछ और ना बन जाए। ठीक है, टूट के कुछ और ना बन जाए हीट करने पे। ठीक है, और दूसरी चीज है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, तो वहां ये वाला मेथड, कौन सा मेथड, डिस्टिलेशन मेथड यूज होगा। ठीक है, तो यहां आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो डायग्राम में क्या था, डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें था वाटर और एसीटोन, मतलब उसमें जो मिक्सचर था उसके कंपोनेंट थे वाटर और एसीटोन, लेकिन यहां मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको वाटर और अल्कोहल लेके समझाया था। ठीक, तो ऐसे डिस्टिलेशन हम करते हैं। ठीक, अब देखो एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज कराता हूं कि डिस्टिलेशन में क्या होता है। देखो डिस्टिलेशन किस बेस पे काम करता है, डिस्टिलेशन इस बेस पे काम करता है कि जो हमारा मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट्स है उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट है। तो आप देखो जो अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे तो कोई ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होगा वो जल्दी बॉइल हो जाएगा, मतलब वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा लेट होगा। तो वो जो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या करते हैं, वहां से इवेपोरेट कराते हैं किसी दूसरे बीकर में,
दूसरी बीकर में जाके उसको क्या करते हैं, कंडेंस करा के फिर लिक्विड बना देते हैं। तो ऐसे यहां से सेपरेशन होती है। ठीक, अब देखो आप नेक्स्ट पॉइंट, ये तो मेथड है ऐसा जहां लिक्विड जो है मतलब मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट्स में ज्यादा डिफरेंस ना हो फिर आप क्या करोगे, तो उसके लिए एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, तो ये जो डिस्टिलेशन हमने पढ़ा इसको आप सिंपल डिस्टिलेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप देखो एक लाइन आप ऐड करो, लाइन ये है, देखो बहुत आसान है। लाइन है, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, लिखो टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट्स, लिखो फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, इज लेस देन 25 केल्विन। ठीक है, इज लेस देन 25 केल्विन। ठीक है, आप देखो ये जो लाइन मैंने लिखी है इसका मतलब है कि ऐसे मिक्सचर्स, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड, मतलब दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड का कोई ऐसा मिक्सचर जिसके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो अगर 25 डिग्री से कम है। ठीक है, 25 डिग्री से कम है। सपोज एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा जो कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है कितना कितना 80 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 20 डिग्री का है। तो मतलब 25 केल्विन से कम है। अगर हम केल्विन में बात करें तो 25 केल्विन से कम है। तो देखो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं उनके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, मतलब उनके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो आप लिखोगे यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज। यहाँ लिखो फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज। ठीक है, तो ये वाला आप लिखोगे। आप एक बार इस पॉइंट को फिर से पढ़ो। ये लिखा है कि टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, मतलब ऐसे दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड जिनमें जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना लेस देन 25 केल्विन, मतलब 25 केल्विन से या फिर 25 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम में। ठीक है, 25 से कम में। सपोज आप मान सकते हो एक का बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 150 डिग्री और दूसरा जो कंपोनेंट है सपोज उसका बॉइलिंग पॉइंट है 130 डिग्री, तो दोनों में डिफरेंस 20 का हो गया, तो 25 केल्विन से कम में। तो यहां हमारी जो प्रोसेस यूज होती है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यहां यूज होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अपरेटस भी देखेंगे, उससे पहले हम कुछ लाइनें लिख लेते हैं। ठीक, आप एक लाइन और लिखो, अपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर, यहां लिखो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है इसका अपरेटस कैसा कैसा होता है। आप लिखो apparatus is similar to that of simple distillation। ठीक है, इसका जो apparatus होता है वो सिंपल डिस्टिलेशन के सेम ही होता है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, एक्सेप्ट दैट, यहां लिखो एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, एक्सेप्शन ये होती है कि एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है इज फिटेड इन, देखो इज फिटेड इन बिटवीन। ठीक है, इन बिटवीन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर, इन बिटवीन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। ठीक, तो आप देखो यहां ये जो लिखा है इसका मतलब कि
जो अपरेटस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वो सेम होता है किसके, सिंपल डिस्टिलेशन के सेम ही होता है। बस एक ही एक्सेप्शन उसमें होती है कि उसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मतलब एक अलग से पार्ट होता है, उस पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, अभी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कैसा होता है हम देखेंगे। ठीक है, अलग सा एक पार्ट उसमें ऐड होता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। आगे लिखा है इज फिटेड इन बिटवीन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में वहां एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कैसा होता है, तो लिखो अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब। क्या होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, कॉलम इज अ ट्यूब। ठीक है, इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स, पैक्ड विद ग्लास बीड्स। ठीक, ये आप याद रखोगे कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता क्या है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एक ग्लास की ही ट्यूब होती है। ठीक है, यहाँ ग्लास ट्यूब लिख सकते हो, ग्लास ट्यूब, और पैक्ड विद ग्लास बीड्स। ग्लास बीड्स का मतलब है उसमें छोटे छोटे कांच के पीसीज डाले होते हैं। अभी हम देखते हैं, पहले इतना देख लेते हैं, इसकी डायग्राम देख लेते हैं। देखो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा होता है। ये जो लिखा है देखो, ये जो डायग्राम है इसमें आप देखो एक ग्लास की ट्यूब है, उसके बीच में छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े डाले हुए हैं। ग्लास का मतलब है शीशा, शीशे के पीस, तो इन्हीं को बोलते हैं जो बीच में टुकड़े, उनको बोलते हैं ग्लास बीड्स। और ये जो ट्यूब होती है ऐसी ट्यूब को बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक, अब देखो ये ट्यूब जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो अपरेटस है उसमें लगी हुई है। आप देखो पहले पहले आप देखो ये वाला देखो, ये सिंपल डिस्टिलेशन की डायग्राम है। देखो समझ में आ रहा है आपको, सिंपल डिस्टिलेशन में सिर्फ जो है देखो डिस्टिलेशन फ्लास्क लिखा हुआ है और इसके ऊपर थर्मोमीटर लगाया है और आगे सीधी ऐसी ट्यूब लगाई है, इतना है। अब देखो आप इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अपरेटस देखो कैसा है, ये वाला। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें देखो एक तो डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा हुआ है, यहां देखो डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, उसके ऊपर देखो लिखा हुआ है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, ग्लास की ट्यूब होती है, उसके बीच में ग्लास बीड्स होती है, मतलब ग्लास के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। ठीक, देखो यही डिफरेंस है ना डिस्टिलेशन फ्लास्क और जो ऐसी ट्यूब कंडेंसर है, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ है। ठीक है, आई समझ आपको। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और दूसरी डिस्टिलेशन में। दूसरी डिस्टिलेशन का जो सिंपल डिस्टिलेशन का जो अपरेटस होता है उसमें फ्रैक्शनल ये वाला फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं होता है, लेकिन ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा होता है एक। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक, इसको मैं हटा देता हूं अभी। अच्छा, अब देखो यहां आई होप आपको समझ में आया होगा। अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद अ ग्लास बीड्स, मतलब जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहां लगा हुआ है वो कुछ नहीं होता है, एक ट्यूब होती है। तो देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस काम आती है, ये उन मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने में यूज होता है जहां मिक्सचर के कंपोनेंट जो होते हैं उनके बाइंडिंग पॉइंट सेम सेम होते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो आगे, देखो एक लाइन आप और लिखो। जो बीड्स होते जो ग्लास बीड्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। ग्लास बीड्स ये वाले जो ग्लास बीड्स है इनका काम क्या है, आप खुद सोचो इन ग्लास बीड्स का काम क्या हो सकता है। ये एक्चुअल में देखो, ये एक्चुअल में रुकावट प्रोड्यूस कर रहे हैं, रुकावट हर्डल। देखो यहां से इसमें जैसे नीचे से वेपर बनेंगे ना, ठीक है, नीचे से जैसे फ्लास्क से वेपर बन के ऊपर आएंगे तो वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से गुजरेंगे, ये उन वेपर को उड़ने नहीं देगा। ठीक है, ये उनको रोकने की कोशिश करेगा। तो वही हम लिख रहे हैं एक पॉइंट यहां कि द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर। लिखो द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स, ठीक है, टू कूल एंड कंडेंस, टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। ठीक है, मतलब ये जो ग्लास बीड्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये वेपर्स को कूल और कंडेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं, देखो कैसे होता है पूरा प्रोसेस। एक मिनट,
देखो ये जो डायग्राम है इसको देख के हम समझते हैं, देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो कैसे ऐसे मिक्सचर्स को कैसे अलग करता है, आप ये समझो। देखो इतना तो आपको पता चल गया कि जो बीड्स होते हैं प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली, मतलब कंटिन्यूसली ये जो बीड्स होते हैं इनकी वजह से जो वेपर वहां बनते हैं सारे के सारे वेपर यहां से उड़ नहीं पाते। मतलब देखो जहां जहां नीचे जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना, इसमें हमने दो दो कंपोनेंट है ना, इसमें मिक्सचर रखा है, मिक्सचर में 2 या 3 कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें देखो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम सेम है। तो जब वेपर बनेंगे ना यहाँ, ठीक है मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो तो काट देते हैं। देखो आप यहां देखो, जब यहां से यहां हमारा मिक्सचर है, सपोज इसमें इसमें मिक्सचर है, ठीक है, तो आपको पता है जब ये मिक्सचर है इसमें 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, ठीक है, 25 से कम इसका डिफरेंस है। तो आप देखो जैसे इसको हीट करेंगे ना, ठीक है, जैसे इसको हीट करेंगे दोनों के वेपर बनेंगे, ठीक है, दोनों के वेपर बनेंगे। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज इसका हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका सपोज कितना है 85 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, आई समझ आपको। तो आप देखो जैसे हम इसको हीट करेंगे ये दोनों पहले 85 डिग्री तक आएगा, जैसे कुछ वेपर इसके भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके भी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। तो आप देखो ये जो हमारा बी वाला होगा इसके वेपर जो है जल्दी बनेंगे, तो इसके वेपर इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में देखो, जैसे जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना, इसके जिसका 85 डिग्री सेल्सियस है उसके वेपर जल्दी बनेंगे, साथ में 100 डिग्री सेल्सियस वाले के भी बनेंगे, दोनों के बनेंगे, लेकिन इसके जल्दी बनेंगे ये इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ये देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐसा होता है, उसके बीच में ग्लास के पीसेस होते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप देखो जो जो बी वाला कंपोनेंट है उसके वेपर कैसे होंगे, जल्दी बनेंगे, तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और ये जो हमारा ए वाला है इसके थोड़ी सी लेट बनेगी क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, इसको ज्यादा हीट करनी पड़ेगी तब जाके बनेंगे। तो जैसे 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, कुछ वेपर इसके बनेंगे, कुछ वेपर इसके भी बनेंगे, इसके वेपर कम बनेंगे, वो नीचे ही रह जाएंगे। तो जैसा वो नीचे रहेंगे ना, वो यहां से फिर से कंडेंस होकर फिर से नीचे चले जाएंगे, देखो फिर से लिक्विड में चले जाएंगे, और ऊपर वाली साइड कौन से वेपर आ जाएंगे, यहाँ ऊपर वाली साइड इसी बी वाले के वेपर आ जाएंगे। तो ऐसा प्रोसेस जब हम बार बार करेंगे तो बी वाला जो है वो सारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर से जल्दी जल्दी वो यहाँ से दूसरी तरफ कंडेंसर में चला जाएगा और बी वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला इसके वेपर थोड़े से ऊपर जाएंगे। अब देखो ये ग्लास के यहाँ बीड्स लगे हुए ना, तो बीड्स इन वेपर्स को क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, फिर से कंडेंस करा देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ जो है अलग होता है, कैसे होता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसके वेपर क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं जल्दी, ठीक है, और जिसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसके नीचे ही रहते हैं। तो जैसे नीचे वेपर रहते हैं तो यहाँ क्योंकि यहाँ ग्लास के बहुत सारे सरफेसेस हैं, बीड्स हैं, तो बीड्स की वजह से वो फिर से नीचे चले जाते हैं, मतलब फिर से यहाँ से ही कंडेंस होके कूल होके यहाँ से ही नीचे चले जाते हैं ए के। तो ए के वेपर तो यहाँ से ही नीचे चले जाएंगे, यहाँ से नीचे, लेकिन बी के वेपर जो है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम में ये जल्दी बॉइल होगा तो ये तो ऊपर चले जाएंगे। तो ऊपर से आस्ता आस्ता जब रिपीटेडली प्रोसेस करेंगे तो बी वाला क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम में कम हीट पे इसके वेपर बनेंगे, तो बी वाला क्या करेगा, यहाँ से कंडेंस होके दूसरे में चला जाएगा। देखो आप फोटो अगर देखोगे तो ठीक है, देखो ऐसा ही कुछ हो रहा है, देखो ऐसा ही कुछ होगा। डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसको नीचे से हीट होगी, हीट होने के बाद जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है उसके वेपर इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर चले जाएंगे, ठीक। तो ऊपर जाएंगे तो दूसरे के वेपर थोड़े नीचे ही रह जाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें दूसरे के वेपर नीचे रह जाएंगे तो वो वहां से ही कूल हो जाएंगे फिर से नीचे। मतलब जो हमारा ए वाला होगा ना, ए वाला 100 डिग्री सेल्सियस वाला, ये वहां से निकल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके वेपर थोड़े लेट बनते हैं, ठीक है। लेट बनने की वजह से क्योंकि यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा है, उसमें ग्लास बीड्स लगी है, तो वो उनको रोक देगा, नीचे कर देगा, और बी वाला जो है हमारा सेपरेट होकर अलग हो जाएगा और ए वाला इधर ही रह जाएगा। देखो बी वाला जब जाएगा, यहाँ से आगे कंडेंसर लगा हुआ है तो कंडेंसर से चलेगा आगे दूसरे में, देखो प्योर लिक्विड लिखा हुआ है, ठीक। तो आई होप आपको अभी ये समझ में आ गया होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो ऐसे इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो आपको यहां से कैसा क्वेश्चन मिलेगा। देखो यहां से कोई डिटेल आपको नहीं मिलने वाली एग्जाम में, आपको कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर वेयर कंपोनेंट्स हैव
बॉइलिंग पॉइंट्स लेस देन, मतलब कंपोनेंट्स हैव बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन, मतलब जहां किसी मिक्सचर में ऐसे कंपोनेंट होंगे जिनमें बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन या फिर 25 डिग्री से कम होगा, वहां आप कैसे सेपरेशन कर सकते हो? आप बोलोगे सीधा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसकी ज्यादा डिटेल जितनी पॉसिबल थी मैंने आपको बता दी, और ज्यादा डिटेल आप बड़ी क्लासेस में इसकी पढ़ोगे, ठीक है। तो चलो, ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी खत्म हुआ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो भी इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही है, कि हवा से जो गैसेज है उनको कैसे अलग करते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलो, इसको आप लिख लो, अभी आगे देखते हैं। तो अभी देखो 7th नंबर वाला जो है हमारा, यही सेपरेशन वाला, ठीक है, सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, 7th पार्ट। इसमें हमने लिखा है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर एज इट इज ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने जो 90% मटेरियल आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर से ही लिया। तो आप देखो, यहां लिखा है कि हम हवा जो होती है, हवा, उसमें से गैसेज को कैसे अलग करते हैं, ठीक है। आप देखो, कहीं ऑक्सीजन चाहिए होती है, कहीं नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो उसको हम हवा से लेते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचो कि हवा में, आपको पता है हवा में बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, हीलियम, ठीक है, आर्गन, बहुत सारी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो सारी हम हवा से कैसे अलग करते हैं? तो आप देखो, हवा भी एक्चुअल में एक मिक्सचर ही है, तो ये भी तो वही है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का ही पार्ट है, क्योंकि हवा खुद ही एक मिक्सचर है, तो उसमें कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनको हम कैसे अलग करते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक। तो आप इसमें एक पॉइंट ऐड करो पहले, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। आप देखो, यहां लिखो एयर, एयर इज अ होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक। आगे आप लिखो, एयर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। बाई, किस मेथड से इसको सेपरेट करते हैं? बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को ही यूज करके हम हवा के, हवा जो हमारी एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है, उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। देखो, यहां मैंने यही लिखा है ना, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब हवा एक होमोजेनियस मिक्सचर है, आपको पहले से ही पता है, ठीक है। एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक ही बात है, मतलब उसके कंपोनेंट्स में उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से, ठीक। देखो, मैं आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मुझे लग रहा है आपको नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा फिर बताता हूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज होता है। सिंपल डिस्टिलेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, तो एक जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, एक नहीं होता। तो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है उसको दूसरे कंटेनर में ले लेते हैं इवेपोरेट करा के, और जो नहीं होता उसको पहले में। तो ऐसे होता है सिंपल डिस्टिलेशन। मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज लगी होती है जिसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ऐसे करके एक ट्यूब होती है ग्लास की, उसके बीच में ग्लास के ऐसे छोटे छोटे पीसीज लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पीसीज लगे होते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक। अब देखो, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे हम नीचे से इस बीकर में हीट करते, यहाँ क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सपोज ए बी सी ऐसे कंपोनेंट होते हैं। तो अब मान लो कि ये तीनों के जो तीनों है ना, इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 110 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री। तो देखो, इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 20 से कम है, 20 डिग्री से कम है, 20 डिग्री से कम है, डिग्री सेल्सियस लिख दो आगे, ठीक, डिग्री सेल्सियस से कम है, ठीक। देखो, इन दोनों में कितना है, 20 का डिफरेंस है, इन दोनों में कितना है, इसमें इन दोनों में भी 20 का डिफरेंस है, 25 से कम में। तो आप देखो, इसमें क्या होता है, जैसा ही हम क्या करते हैं, मिक्सचर को हीट करते हैं, तो आपको पता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम में उसके वेपर जल्दी बनते हैं, ठीक। तो आपको पता है इनमें से सी वाले का बॉइलिंग पॉइंट 70 है, तो सबसे जल्दी किसके वेपर बनेंगे, सी के, मतलब सी कहीं ऊपर पहुंच जाएगा इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, ठीक है, सी कहीं इधर पहुंच जाएगा, ठीक, जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद देखो, और जब आप हीट करोगे, सी के बाद कौन सा जाएगा, बी,
तो बी कहीं दूसरे नंबर पे पहुंचेगा, यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम पे दूसरे नंबर पे बी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप देखो पहले जैसे आप 70 डिग्री तक इसको हीट करोगे, सी कहीं ऊपर होगा, तो उसके बाद देखो बी कहीं यहां होगा, लेकिन यहां से क्योंकि इसमें ग्लास के बीड्स लगे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि एक एक के वेपर तो टॉप पे चले जाएं, बाकी वालों के वेपर को ये टॉप पे नहीं जाने देता है। मतलब बी के वेपर यहां पहुंचेंगे तो ये इसको, ये क्या करेगा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसको टॉप पे नहीं जाने देता। स्टार्टिंग में सिर्फ सी के वेपर, ये ना सी के वेपर टॉप पे जाएंगे तो पहले सी सेपरेट होगा, ठीक, सी अलग हो जाएगा, क्यों, सी सबसे जल्दी बॉयल होता है, इसके वेपर सबसे जल्दी बनते हैं। तो टॉप पे सी दिखेगा, उसके नीचे आपको यहाँ बी दिखेगा, तो दूसरे नंबर पे कौन सा सेपरेट होगा, बी। क्यों, क्योंकि बी और ए में देखो बी का बॉइलिंग पॉइंट 90 है, तो ए का 110 है, तो ए को बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो ए के कहीं यहाँ ही वेपर रुकेंगे। मतलब जब तक देखो, जब तक ये सी सेपरेट ना होता, बी इसी के बीच में ही रहेगा। ठीक, जब सी सेपरेट हो जाएगा फिर बी सेपरेट होना स्टार्ट होगा। जब तक बी सेपरेट ना होता ये ए इसी में रहेगा। देखो ए के वेपर तो बनेंगे, लेकिन यहां से फिर वेपर बन के फिर दोबारा नीचे आ जाएंगे। क्यों नीचे आएंगे, क्योंकि यहाँ ये ग्लास के बीड्स लगे हुए हैं, ये वेपर को ऊपर नहीं जाने देते, तो ए बार बार एक वेपराइज होगा, यहां से फिर नीचे आना स्टार्ट, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। ठीक, तो जब तक बी ना सेपरेट होता ए ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ऐसे नीचे आता रहेगा। तो जब सी भी सेपरेट हो जाएगा, बी भी सेपरेट हो जाएगा, फिर ए अलग से इसमें आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ प्रोसेस होता है, इसमें ऐसे सेपरेशन होती है। ठीक है, तो आपको बताया जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे ऊपर पहले जाता है, सबसे पहले वो होता है। मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये इसकी सेकंड फ्रैक्शन है, मतलब पार्ट, फ्रैक्शन का मतलब पार्ट बोल दो, ठीक है, और ये इसकी थर्ड फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में वो जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, यहाँ गया सी, तो ये सबसे पहले इवेपोरेट होगा, यहाँ से निकलेगा, फिर बी, फिर सी, ऐसे करके ये होता है सिस्टम। ठीक, तो अब देखो हवा में जो हमारी गैसेज होती हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं इस मेथड को यूज करके, वो आप देखो। देखो आप, हवा होमोजेनियस मिक्सचर होती है, ये हमें पता है। तो देखो यहां इस प्रोसेस के जो स्टेप्स होते हैं, लिखो स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस। पहले स्टेप देखो, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले जो हवा होती है, एयर, इसको क्या किया जाता है, इसको यहां से आप लिखो तो किस में कन्वर्ट किया जाता है। पहले इस हवा को, हवा आपको पता है ये क्या होती है, गैस होती है, गैसियस होती है, इसको पहले लिक्विड बनाया जाता है। ठीक, लिक्विड एयर, लिक्विड कैसे बनाया जाता है, आपको पता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो उसको कैसे करते हैं आपको बताया था पिछले वाले चैप्टर में, एक तो प्रेशर अप्लाई करो, दूसरा टेम्परेचर लो करो। तो आप बोलोगे कैसे कैसे किया है, कंप्रेस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। देखो इसको कैसे बनाया है, कंप्रेस किया है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करके इसको कंप्रेस किया। दूसरा क्या किया, इसको कूल बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये दोनों मेथड अगर लगाते हैं इसके ऊपर, आपको पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, किसी गैस के ऊपर अगर ये दोनों मेथड लगाते हैं, एक तो हम प्रेशर अप्लाई करें उसके ऊपर, उसको प्रेस करें, उसके पार्टिकल पास आ जाएंगे, दूसरा साथ में उसको ठंडा करें तो वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है, पहले हवा को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में। ठीक, तो देखो लिक्विड एयर जो होती है, इसमें से इसको और ठंडा करके यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस निकलती है। ठीक है, तो सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डायरेक्ट गैस से सीधा सॉलिड में चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, एयर को यहां दो में कन्वर्ट कर देते हैं, एक तो लिक्विड एयर में और साथ में ड्राई आइस में। कैसे, ये प्रेशर अप्लाई करके और कूल करके। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, इसका जो सॉलिड फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक, तो बोलते हैं ड्राई आइस, और ड्राई गैस सीधा किस में कन्वर्ट होती है, गैस में, क्योंकि इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। तो जब गैस को हम लो करेंगे तो ये सीधा ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब सॉलिड बन जाएगी। ठीक है, तो ये गैस कौन है, हवा में थी ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
इसको जब हमने क्या किया, कंप्रेस किया, टेम्परेचर डाउन किया, तो यहाँ से सीधा ये ड्राई ऐश निकल जाएगी। ड्राई ऐश मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ से बाहर आ जाएगी। आपको पता है गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करने को डिपोजिशन या फिर डिसब्लिमेशन बोलते हैं, पहले बताया था आपको, ठीक। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तो गई, यहाँ से निकल गई हवा से बाहर। अब देखो जो लिक्विड एयर बाकी बच गई, उसमें हम क्या करेंगे, उससे हम बाकी गैसेस को बाहर निकालेंगे, ठीक। तो आप देखो लिक्विड हवा जो है, यहां आप इसमें एक पॉइंट ऐड करो, ऐसे लिखो, लाइन मारो, लिखो वर्म स्लोली इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक। आप देखो हम क्या करते हैं, जो लिक्विड एयर बाकी बच गई, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां से गई ड्राई आइस की फॉर्म में, जो लिक्विड एयर बच गई बाकी, उसको हम क्या करते हैं, आस्ता आस्ता गर्म करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, ठीक है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में गर्म करते हैं, फिर क्या होता है, यहां लिखो, यहां आप लिखो गैसेस गेट सेपरेटेड अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग गैसेस जो होती हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सेपरेट हो जाती हैं। पहले तो इसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ठंडा करके लिक्विड बना देते हैं, हवा में जो गैसेस होती हैं सारी गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। उसके बाद हम आस्ता आस्ता उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में गर्म करते हैं, ठीक है। देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हवा में जो गैसेस होती है ना, सारी गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम ही होता है, मतलब 10-10, 15-15 का डिफरेंस होता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस होता है, ठीक। तो वही चीज है कि यहाँ क्या होता है, गैसेस गेट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है इसमें गैसेस सेपरेट होती हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ देख लो एक पॉइंट, कैसे कैसे सेपरेट होती हैं, इसको आप बढ़ाओ तो यहाँ ऐसे बनाओ, ठीक है, ऐसे बनाओ। यहाँ 3 गैसेस मेन है जो हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो पहले लिखो यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन, यहां लिखो फर्स्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन, यहां लिखो सेकंड फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन, ठीक। और यहां लिखो थर्ड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन, ठीक। ये किन फ्रैक्शन की बात हो रही है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के फ्रैक्शन की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था ना, इसको ऊपर वाले पार्ट को फर्स्ट फ्रैक्शन बोल सकते हैं, सेंटर वाले को सेकंड, इसको थर्ड, ठीक। या फिर पार्ट आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ज्यादा कंपोनेंट होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं इसमें, ठीक। तो आप बोलोगे पहले फ्रैक्शन में क्या निकलता है, ऊपर, फर्स्ट फ्रैक्शन ऊपर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट फ्रैक्शन में कौन सी गैस आ जाती है, नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन। सेकंड फ्रैक्शन में आ जाती है हमारी अर्गोन, अर्गोन एक गैस होती है, आपको पता चलेगा आगे, अर्गोन। और थर्ड फ्रैक्शन में आ जाती है हमारी ऑक्सीजन। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ ऑक्सीजन, ठीक। अब देखो फर्स्ट फ्रैक्शन में नाइट्रोजन क्यों आई, ये आपको पता है क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इतना होता है। और इसका होता है -186 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन का होता है बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस, -183 डिग्री सेल्सियस। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, क्योंकि माइनस में ये डॉन वाली रकम है, तो माइनस में ज्यादा है। देखो माइनस में ज्यादा का मतलब होता है कम, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इसका 183 सबसे ज्यादा है, क्योंकि माइनस में है ना ये। तो माइनस की जो बड़ी रकम होती है वो छोटी होती है, जैसे आप देखो -1 0 और -1 में कौन सा छोटा है, -1 छोटा है, -1 और -2 में कौन सा छोटा है, -2 छोटा है। इसी तरह 196 जो है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है और 183 सबसे ज्यादा। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऐसे जो कंपोनेंट होते हैं वो जाते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो पहले सबसे ऊपर चला जाता है। वही लिखा है कि फर्स्ट फ्रैक्शन में कौन चली जाएगी, नाइट्रोजन, सबसे पहले कौन सेपरेट होगी, नाइट्रोजन, ठीक। दूसरे फ्रैक्शन में दूसरी बार कौन सी सेपरेट होगी, 186 डिग्री सेल्सियस वाली अर्गोन गैस, और तीसरी कौन सी सेपरेट होगी, 183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली ऑक्सीजन। तो आप बोलोगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सबसे ऊपर कौन सी होगी, यहां नाइट्रोजन, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, ठीक। और दूसरे फ्रैक्शन में होगी अर्गोन, और तीसरे फ्रैक्शन में होगी हमारी ऑक्सीजन। तो देखो ना, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बार बार रिपीट करेंगे तो पहले नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, ठीक।
फिर दोबारा करेंगे, फिर आर्गोन अलग हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ऐसे बाकी गैसेस भी हम अलग कर सकते हैं हवा से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हवा जो होती है उसको, उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको अलग कैसे करते हैं, हवा से गैसेस अलग कैसे करते हैं। तो पहले हवा को क्या करते हैं, ठंडा। तो ठंडा करने से सीधा हवा किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड एयर में। ठीक है, ठंडा कैसे करते हैं, कंप्रेस करते हैं प्रेशर बढ़ा के, और कूल करते हैं प्रेशर को घटा के। ठीक, और आपको पता है जैसा जैसे ऐसा करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सीधा यहाँ से ड्राई आइस की फॉर्म में निकल जाएगी, क्योंकि इसमें सब्लिमेशन होता है, गैस से सीधा सॉलिड में चेंज हो जाती है, यहाँ ड्राई आइस निकल जाएगी। उसके बाद हम लिक्विड एयर को क्या करते हैं, आस्ता आस्ता जो लिक्विड एयर बनाई ना, उस लिक्विड को आस्ता आस्ता फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उसकी आस्ता आस्ता गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, सबसे टॉप, क्योंकि सबसे टॉप जो चली जाती है गैस गर्म करने में, मतलब यहाँ उस लिक्विड को रखेंगे तो गर्म करेंगे तो सबसे टॉप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में चली जाएगी नाइट्रोजन, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम। तो इसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से आस्ता आस्ता गैसेस हमारी सेपरेट होंगी। अभी देखो जो बड़े लेवल पे हवा में से ये कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स अलग करने के लिए जो हमारा एक मेथड यूज होता है, उसकी डायग्राम में आपको दिखाता हूं। ऐसा होता है वो, देखो ये हमारा ये वाला, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, देखो ये एक बड़े लेवल पे बड़े, ये देखो नीचे लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ गैसेस ऑफ एयर। हवा की जो गैसेस होती हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं। देखो पहले यहाँ इस तरफ लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, 1 मिनट रुकना आप, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब आप देखो, देखो पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ है फिल्टर। ठीक है, इस फिल्टर से जो है हवा हमारी क्या करते हैं, मतलब हवा लेते हैं अंदर। आगे देखो लिखा हुआ है एयर अंडर प्रेशर, जो यहाँ दूसरा चैम्बर बना हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है एयर अंडर प्रेशर। तो यहाँ हवा पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक, उसके बाद देखो प्रेशर अप्लाई करते हैं और साथ में ठंडा कैसे करते हैं, देखो प्रेशर अप्लाई करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है जैसे प्रेशर अप्लाई करने के बाद हॉट एयर जाएगी, उसके नीचे देखो आगे एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें ऐसी पाइप सी लगी है, इसमें वाटर डालते हैं। देखो लिखा है ना नीचे, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा है फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, नीचे से ठंडा पानी डालते हैं, यहाँ से ठंडा पानी डालते हैं नीचे से वाटर। तो यहाँ हवा में जो हवा होती है ना, इसको प्रेशर तो अप्लाई होता है पहले प्रेशर वाले चैम्बर में, दूसरे वाले में हवा को ठंडे पानी से ठंडा कर देते हैं। ठीक, उसके बाद देखो ठंडा करने के बाद आपको पता है यहाँ से कोल्ड कंप्रेस्ड एयर आगे लिखा हुआ है ना, पाइप के ऊपर लिखा हुआ है कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। यहाँ से आप ऊपर देखोगे, यहाँ से ऊपर देखो टॉप पे ट्यूब पे लिखा है कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, यहाँ से ऊपर। तो उसके बाद देखो नीचे लिखा है सेपरेटर, यहाँ से जो गैसेस सेपरेट होती हैं। पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया एज ड्राई आइस, यहाँ से ऊपर देखो, यहाँ से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया एज ड्राई आइस, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बाकी जो लिक्विड एयर बचती है उसको कहाँ भेज देते हैं, देखो ऊपर लिखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, दिख रहा है आपको, यहाँ से कहीं ऊपर है, यहाँ से कहीं ऊपर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में देखो सबसे ऊपर कौन सी जा रही है, नाइट्रोजन, सबसे ऊपर नाइट्रोजन बाहर जा रही है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत कम है। दूसरे नंबर पे आर्गोन जा रही है, और तीसरी हमारी लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो अलग हो रही है। तो ये जो अपरेटस होता है ये बड़े लेवल पे, ठीक है, गैसेस जो होती हैं हवा से उनको अलग करने में यूज होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अभी आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे देखो हमारा इससे आगे जो टॉपिक है वो टॉपिक बच गया, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो एक ही बच गया है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप लिख लो। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो अभी आप देखो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ चुका है, तो वो है हमारा हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। मतलब हम किसी इम्प्योर सैंपल से, इम्प्योर सैंपल कॉपर सल्फेट का है हमारे पास, उससे हम प्योर कैसे बना सकते हैं। ठीक, अब देखो एक्चुअल में ये इम्प्योर है, इसका मतलब है ये कॉपर सल्फेट जो होता है क्या होता है, देखो कॉपर सल्फेट केमिस्ट्री लैब में एक कंपाउंड होता है, सॉलिड होता है ये। ठीक है, ये एक किस्म का सॉलिड ही मान लो आप। ठीक, ये इम्प्योर जब होता है तो इसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का मतलब है एक तो कॉपर सल्फेट होगा और साथ में इसके कुछ और भी होगा, इसका मतलब ये मिक्सचर है, ये किस्म का मिक्सचर है। एक तो कॉपर सल्फेट है, साथ में कुछ और भी जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे ये किस्म का मिक्सचर है। तो जो और जुड़ा हुआ है और साथ में ये वाला, ये दोनों मिला के इसके कंपोनेंट होंगे। तो जब हम क्या करेंगे, इसको
इसका जो प्योर है वो निकाल देंगे तो ये प्योर हो जाएगा, मतलब वही हो गया कि हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स की सेपरेशन कर रहे हैं, वही बात है। तो आप देखो ये एक्चुअल में एक सॉलिड होता है, ठीक है, तो इसको हम प्योर कैसे कर सकते हैं, ठीक, इसमें इंप्योरिटीज होती है, इसको हम प्योर कैसे कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पॉइंट लिखो, यहाँ जो मेथड यूज होता है ये आप जरूरी नहीं ये कॉपर सल्फेट हो, ये और भी किसी सॉलिड को प्योर करने के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे देखो समुद्र से जब हम नमक को निकालते हैं तो नमक बहुत इम्प्योर होता है, उसको भी प्योर करने के लिए जो है ये प्रोसेस यूज की जाती है, ठीक, यही सेम प्रोसेस, ठीक। तो आप देखो यहाँ आप लिखो पॉइंट, यहां कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है, द मेथड यूज्ड हियर इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। देखो द मेथड यूज्ड हियर इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड यहां यूज किया जाता है ये काम करने के लिए। देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसकी आप टेक्स्ट बुक जो है वो पढ़ लो एक बार, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो है वहां दिया हुआ है कि कैसे कैसे सारा कुछ हो रहा है, कैसे कहाँ कितना पानी लेना है, कितनी हीट करनी है, वो सब दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो इसके लिए, ठीक। ये पूरे टॉपिक के लिए सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है, कुछ छोटी मोटी चीजें जो प्रोसीजर होता है वो टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है, तो वो आप वहां से पढ़ सकते हो। देखो जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, क्रिस्टलाइजेशन ये एस है, CRYSTLLISCTION होता है, ठीक, कभी कभी जेड भी लिख देते हैं लेकिन एस होता है, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं हमारे पास दो चीजें होती हैं, देखो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है हमारा इवेपोरेशन और एक होता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो एक सेम किस्म के ही होते हैं ये, ठीक। देखो इवेपोरेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं कि वॉच ग्लास के ऊपर मिक्सचर को रखते हैं, ठीक है, और उसको क्या कर देते हैं, हीट करते हैं नीचे से, मतलब ऐसे ग्लास रख के उसको हीट करते हैं, आपने पढ़ा होगा पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था। तो यहां से जो पानी वाला पार्ट होता है, मतलब सॉल्वेंट होता है, वो उड़ जाता है और नीचे क्या बच जाता है, ये हमारा सॉलिड पार्ट बच जाता है, ये सॉलिड बच जाता है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक, ठीक है। तो यहां मैंने बोला था आपको कि वॉच ग्लास एक ग्लास होता है, तो यहां इसके ऊपर क्या होती है, ऐसे नीचे सॉलिड बच जाता है। अब देखो इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है, इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है, हम ऐसे देखो इस इवेपोरेशन को यूज करके तो हम सॉल्ट की भी प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट की या फिर शुगर की भी प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब अगर शुगर को पानी में डाला हो या फिर सॉल्ट को पानी में डाला हो तो वहां उसको भी हीट करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से पानी को उड़ा सकते हैं और नीचे सॉलिड हमें मिल सकता है। अब देखो इस मेथड में जो होता है यहाँ प्योर नहीं मिल सकता है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे सॉलिड होते हैं जिनको थोड़ी सी भी हीट होती है, थोड़ी सी भी हीट होती है तो ये यहाँ से कुछ ब्रेक हो जाते हैं, मतलब ठीक है, ये ब्रेक हो जाते हैं या किसी और में कन्वर्ट हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं, तो प्योर नहीं मिलता, ठीक है, एग्जैक्ट प्योर किसी किसी केस में यहां से नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम मेथड यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉलिड होता है, ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, देखो मैं आपको बताऊं, जिसको हमें हमारा जो इम्प्योर है, मैं आपको बताऊं जो इम्प्योर होता है ना, उसको हमें क्या करना है, प्योर में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो प्योर में कन्वर्ट करना है, कैसा मेथड अप्लाई करना है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं, मतलब सपोज हमारे पास ये जो सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है, इसको हमें क्या करना है, ये इम्प्योर है, इसको हमने क्या करना है, प्योर करना है और क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करना है, ठीक। तो आप क्या करोगे, पहले इसका हम सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन बनाने का मतलब होता है कि इसको हम क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व कर देते हैं या फिर किसी और सॉल्वेंट के अंदर इसको डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, डिसॉल्व कर देते हैं। उसके बाद देखो जब ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, पूरा डिसॉल्व उसमें हो जाता है, दिखता बिल्कुल नहीं है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको देखो मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुकना आप, देखो क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन बना देते हैं, सोल्यूशन बना दिया पहले, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं, ठीक है, फिल्टर करने का मतलब है इस सोल्यूशन को हम किसी दूसरी ऐसी बीकर लेते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ फनल रखते हैं, फनल के ऊपर रखते हैं फिल्टर पेपर, यहाँ रखते हैं फिल्टर पेपर, तो इस सोल्यूशन को उठा के डालते हैं इस फिल्टर पेपर के बीच में, ठीक। तो आप देखो कुछ इंप्यूरिटीज इसकी जो होती है ना, डिसॉल्व करने के बाद यहाँ इसके ऊपर आ जाती है, जैसे वो डिसॉल्व होता है, कुछ इंप्यूरिटीज कहाँ होती हैं, मतलब इसके ऊपर आ जाती हैं, उसका तो देखो जिस सब्सटेंस को हमें प्योर करना है वो तो इसमें डिसॉल्व हो गया, कुछ इंप्यूरिटीज इसी पानी में रह जाती है, तो फिल्टर पेपर के ऊपर वो इंप्यूरिटीज यहाँ से निकल जाती हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे तो सोल्यूशन प्लस, देखो ये जो सोल्यूशन होगा ना जिसमें ये डिसॉल्व किया, ये पूरा यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। अब जो यहां आया आपको पता है इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और यहां जो इसके ऊपर बच जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर इसको बोलते हैं रेजिड्यू, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप देखो इसको हमने किया फिल्टर, तो फिल्टर करने से कुछ इंप्योरिटीज तो यहाँ फिल्टर पेपर के ऊपर ही निकल गई इसकी, तो बाकी जो इसमें डिजोल्व किया हुआ है ना ये वाला, इसको यहां से हम उठाते हैं तो रखते हैं किसी दूसरी बीकर में, ये वाला। ठीक है, जो फिल्ट्रेट है मतलब फिल्टर पेपर से जो नीचे आ गया। अब देखो इसके अंदर ये पानी प्लस इसमें ये इम्प्योर सॉल्वेंट डिजोल्व है। ठीक, ये इम्प्योर सॉलिड, ठीक है, जिसको हमने प्यूरिफाई करना है, क्रिस्टलाइज करना है। इसके बीच में हम क्या करते हैं, देखो अच्छे से सोल्यूशन बना के इसको करते हैं हीट थोड़ा सा। ठीक है, मतलब हीट करते कुछ ना कुछ इसका सॉल्वेंट आधा जो होता है ना, आधा सॉल्वेंट यहाँ से इवेपोरेट करा देते हैं हीट करके। ठीक है, हीट करके इवेपोरेट करा देते हैं, और पीछे कुछ सॉल्वेंट बच जाता है जो उसके बीच में, मतलब कुछ सॉल्वेंट प्लस ये वाला बच जाता है, इसको रख देते हैं, इसको रख देते हैं, ठंडा कर देते हैं। ठीक, देखो इसको जब रख देंगे ना, ठीक है, ठंडा करेंगे आस्ता आस्ता, देखो हीट करने से कुछ यहाँ से ये उड़ जाएगा, कुछ सॉल्वेंट उड़ जाएगा, उसके बाद ठंडा कर देते, तो आस्ता आस्ता जब ठंडा करते हैं नीचे ऐसे ऐसे करके क्रिस्टल बैठ जाता है ऐसे। ठीक, तो अब देखो ये जो क्रिस्टल बैठ जाता है ना, तो जब पूरे का पूरा सब्सटेंस जो होता है उसकी इंप्योरिटीज यहाँ से हमने कुछ फिल्टर पेपर से निकाली, कुछ यहाँ से निकाल के जो जो सॉल्वेंट होता है वो कुछ इंप्योरिटीज लेके यहाँ ऊपर रह जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब है जो पानी हमने डाला है, और जो सब्सटेंस होता है जिसको हमने प्योर करना है वो नीचे ऐसे क्रिस्टल बन के बैठ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, इस पानी को यहाँ से हटा देते हैं, ऐसे गिरा देते हैं, और नीचे ये जो हमारा बच जाता है क्रिस्टल इसको रखते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, उठा के इसको फिल्टर पेपर के बीच में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्रिस्टल है। ठीक, ये क्रिस्टल बन जाता है यहाँ। उठा के हम क्या करते हैं, दो फिल्टर पेपर लेते हैं, उनके बीच में इसको रखते हैं और सुखाते हैं। तो सुखाते हैं तो यहाँ से सुखाते हैं और क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं, जितना उसके बीच में पानी वगैरह होता है उस सबको निकाल देते हैं, और जो सूखा हमारा बच जाता है उसको हम बोलते हैं, यहाँ उठा के रखते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हमारा प्योर जो कोई सॉलिड होता है उसको हम क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। क्रिस्टल का मतलब होता है क्रिस्टल उसकी प्योर फॉर्म है। ठीक है, तो क्रिस्टल हम ऐसे बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले क्या करते हैं, पानी में डिजोल्व करके सोल्यूशन बनाते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है उसको थोड़ी सी हीट करके आधा सॉल्वेंट उड़ा देते हैं, उसके बाद रख देते हैं ठंडा करने के लिए। ठीक, तो ठंडा होगा तो नीचे आस्ता आस्ता बैठना स्टार्ट हो जाएगा, तो जब बैठेगा ऊपर से सॉल्वेंट को गिराएंगे, इसको उठा के फिल्टर पेपर के अंदर रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, सारा पानी उसका जो होगा वो वहां से निकल जाएगा, स्क्वीज आउट हो जाएगा और क्रिस्टल बच जाएगा। तो ये जो क्रिस्टल होती है ये हमारी प्योर फॉर्म होती है किसी भी सॉलिड की। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी देखो इसकी थ्योरी लिख के डिटेल देखते हैं। अब देखो यहां मैंने लिखा है ना, द मेथड यूज्ड हियर इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये जो क्रिस्टल बनाने का मेथड होता है इसी को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो आप यहां लिखो इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स, मतलब ये मेथड क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स की प्योरिफिकेशन करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक, क्रिस्टल्स आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। देखो दूसरा पॉइंट आप लिखो, क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टल्स आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। क्रिस्टल जो होता है किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म होती है, और द प्रोसेस बाय विच इम्प्योर कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स, यहां लिखो द प्रोसेस बाय विच इम्प्योर कंपाउंड is converted into crystals is called crystallization. is called crystallization। देखो वो प्रोसेस जो होता है जिसमें हम किसी इम्प्योर कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसकी प्योर फॉर्म क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, अच्छा अब देखो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल, ये तो हमने कॉपर सल्फेट का लिया था। कॉपर सल्फेट कॉपर का एक कंपाउंड होता है। ठीक है, उसको प्योर करते हैं यहां से। तो आप देखो सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी, देखो यहां लिखो सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर हैज मेनी इंप्यूरिटीज। देखो लिखो आप, हैज मेनी इंप्यूरिटीज।
ठीक है, हैज मेनी इंप्योरिटीज, यहां लिखो इन इट, ठीक है, टू रिमूव दीज इंप्योरिटीज वी यूज क्रिस्टलाइजेशन, लिखो वी यूज, जैसे यहां देखो मैंने लिखा है एग्जांपल में, जैसे हम समुद्र के अंदर से सॉल्ट निकालते हैं, सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, मतलब जो सी वाटर के अंदर से हम सॉल्ट निकालते हैं उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, तो उनको निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखो एक पॉइंट आप और ऐड करो, क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो होता है ये इवेपोरेशन मेथड से बेटर है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड इवेपोरेशन मेथड से बेटर है, क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, सॉलिड कभी कभी ब्रेक, कभी कभी डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो उसको ही आप लिख लो, यहां लिखो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन इवेपोरेशन टेक्निक, लिखो क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, टेक्निक इज बेटर देन इवेपोरेशन। ठीक, आगे लिख लो एज, क्यों बेटर होती है, अब लिखो आप दो पॉइंट्स, सम सॉलिड डिकम्पोज, यहां लिखो एज फर्स्ट, सम सॉलिड्स डिकम्पोज, ठीक है, और लाइक शुगर में गेट चेड, और लाइक शुगर में गेट चेड, CHARRED, देखो चेड ऑन हीटिंग। ठीक, एक मिनट रुकना आप, ठीक, देखो यहां लिखा है कि पहला क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो होती है इवेपोरेशन टेक्निक से बेटर है, क्यों कि सम सॉलिड्स, मतलब जब हम इवेपोरेशन करते हैं तो हम ज्यादा हीट करते हैं, पूरा इवेपोरेट कराते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन में उतनी ज्यादा हीट नहीं करते, ठीक है, पूरा सॉल्वेंट नहीं इवेपोरेट कराते। तो देखो जब हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं तो ज्यादा हीट करते हैं, इसलिए बोला है कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है इवेपोरेशन से बेटर है, बिकॉज सम सॉलिड डिकम्पोज, मतलब कुछ सॉलिड्स क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग के ऊपर, मतलब कुछ सॉलिड जिनको हमें प्योर करना होता है, अगर हम इवेपोरेशन से करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था, उनको हीट करने से वो डिकम्पोज मतलब खराब हो जाते हैं। या फिर कुछ सॉलिड्स जैसे शुगर होता है, मे गेट चेड ऑन हीटिंग, मतलब कुछ सॉलिड जैसे शुगर वो क्या हो जाते हैं, चेड का मतलब होता है बर्ट, जल जाते हैं, काले हो जाते हैं। देखो जैसे शुगर है उसमें चेड हो जाता है, चेड हो जाती है, शेड का मतलब हो गया काली हो गई, बर्न हो गई, जल गई, खराब हो गई। ठीक है, तो ये हमारी इस वजह से, एक तो ये वाला पॉइंट है जिस वजह से हमारा क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है बेटर है। दूसरा क्या है, देखो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि सम इंप्योरिटीज में रिमेन डिसॉल्व्ड, सम इंप्योरिटीज में रिमेन डिसॉल्व्ड, ठीक है, सम इंप्योरिटीज में रिमेन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन even after filtration, ठीक है, आफ्टर फिल्ट्रेशन, ऑन इवेपोरेशन दीज कंटामिनेट द सॉलिड, यहां लिखो आगे, ऑन इवेपोरेशन दीज कंटामिनेट द सॉलिड। आप देखो दूसरा रीजन ये है जिस वजह से क्रिस्टलाइजेशन मेथड बेटर होता है कि कुछ इंप्योरिटीज जो होती हैं, सम इंप्योरिटीज में रिमेन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, मतलब जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो फिल्ट्रेशन करने के बाद जब हम इवेपोरेशन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ इंप्योरिटीज जो होती हैं वो सॉलिड के अंदर रहती हैं,
जब हम क्या करते हैं उसको इवेपोरेशन कराते हैं तो वो इंप्योरिटीज उनको भी हीट हो जाती है, वो सॉलिड को फिर से खराब कर देते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन में हम बहुत ज्यादा हीट कराते हैं तो वो इंप्योरिटीज को भी साथ में हीट होती है, वो खराब कर देते हैं सॉलिड को। तो ये दो टेक्निक्स, दो मेथड्स ऐसे जिसकी वजह से, मतलब ये दो पॉइंट्स जिनकी वजह से जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो बेटर है किससे, इवेपोरेशन से। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी देखो लास्ट के 2 पॉइंट आप लिखो, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, यहां से साफ करके दिख रहा हूं। यहां देखो एप्लीकेशंस, ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है इसकी क्या एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस मतलब क्या इस्तेमाल है इसके। ठीक है, तो इसकी इस्तेमाल ये है, पहला इस्तेमाल है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। फर्स्ट एप्लीकेशन है, वहां यूज होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर, समुद्र के पानी से जो हम सॉल्ट लेते हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज होता है। दूसरी एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ, देखो सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम। एलम एक कंपाउंड होता है जिसको अपने जबान में फिटकड़ी बोलते हैं, फिटकड़ी, फिटकड़ी, कभी कभी फटकड़ी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, यहां लिखो फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट में ये इसकी ये दो ही एप्लीकेशन से, दो ही एप्लीकेशन से। ठीक है, तो क्या क्या एप्लीकेशन से आप बोलोगे, एक तो ये सॉल्ट प्यूरिफाई करने में ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन यूज होता है, दूसरा जो एलम होता है, एलम उसकी प्यूरिफिकेशन करने में यूज होता है, उसको फिटकड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ वही लिखा है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, मतलब एलम के जो इम्प्योर सैंपल्स होते हैं वहां से इम्प्योर सैंपल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अभी देखो एक पॉइंट आपकी बुक पे और लिखा हुआ है, पॉइंट ये है, देखो लास्ट पॉइंट है, आप देखो लिखा हुआ है इन सिटीज। देखो मैं आपकी बुक के ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, तभी थोड़ी सी जो वीडियोस हैं वो भी लेंथी हो जाती हैं। ठीक है, मैं एक भी पॉइंट वहां से नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, ताकि आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट बन जाए, आगे जाके आप कोई एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। ठीक, तो इसलिए मैं ये करा रहा हूं। देखो लिखा है इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स, ड्रिंकिंग वाटर is supplied from water works। ठीक है, मतलब इन सिटीज, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, ये एक वाटर वर्क का एक कंसेप्ट है आपकी बुक में। तो यहां मैंने लिखा है अ डायग्राम, डायग्राम इज गिवन। मैं आपको इसकी सिर्फ डायग्राम दिखाऊंगा बस, बाकी आप खुद देखोगे इसको। बोला है कि सिटीज में जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो वाटर वर्क से आता है। वाटर वर्क्स का मतलब होता है ये एक ऐसा कुछ होता है अपरेटस जहां वाटर की प्यूरिफिकेशन होती है, मतलब प्यूरिफाई होने के बाद जो है पानी मिलता है। तो उसकी एक डायग्राम है, वो मैं आपको बताता हूं। तो ये डायग्राम मैं आपको थोड़ी सी समझाऊंगा बस, इससे आपको कोई एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ये आपके थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना है कि सिटीज, बड़ी जो सिटीज होती है वहां पानी कैसे आता है, पानी प्योर होके आता है, कैसे प्योर होता है उसकी डायग्राम में आप देखो। ये हमारी डायग्राम में ये वाली। ठीक है, आप देखो यहां ये लिखा हुआ है अ टिपिकल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। मतलब वाटर वर्क जो होता है, मतलब वहां वाटर की प्यूरिफिकेशन करते हैं, वहां ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो है यूज होता है। तो आप देखो पहले यहां देखो ऊपर लिखा हुआ है रिजर्वायर, फर्स्ट यहां इस तरफ देखो लिखा हुआ है रिजर्वायर, यहां से पानी जाता है। दूसरे नंबर पे जो टैंक है देखो फर्स्ट नंबर उसमें लिखा हुआ है सेडिमेंटेशन टैंक। तो सेडिमेंटेशन टैंक में कुछ इंप्योरिटीज जो होती हैं वो क्या होती है, नीचे क्या हो जाती है, बैठ जाती है सेडिमेंटेशन टैंक में। ठीक है, ऊपर लिखा है क्या लिखा है, टू अलो सस्पेंडेड सॉलिड्स टू सेटल, मतलब यहाँ कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं पानी में, वो यहाँ बैठ जाते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। उसके बाद पानी किस में जाता है, लोडिंग टैंक में। ठीक है, वहां कुछ क्ले पार्टिकल्स को कोएगुलेट किया जाता है, मतलब कुछ और जो पार्टिकल होते हैं उनको कोएगुलेट का मतलब होता है उनको भी इकट्ठा करके यहाँ बिठा दिया जाता है।
उसके बाद पानी जाता है किसमें, फिल्ट्रेशन टैंक में, ठीक है। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या किया जाता है, इसमें रेत के पार्टिकल्स या फिर और कोई, ठीक है, वो यहाँ नीचे बिठाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जाता है क्लोरीनेशन टैंक में, तो वहां हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर एक कंपाउंड होता है उसको ऐड करके, क्लोरीनेशन टैंक होता है इसमें क्लोरीनेशन करते हैं, यहाँ पानी के सारे बैक्टीरिया को खत्म करते, तो वहां से हमारा आगे लिखा हुआ है टू होम्स, वहां से घर में पानी जाता है। तो ये वाला आप अपनी बुक से अच्छे से देख लोगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा वाटर वर्क्स, इसको बोलते हैं वाटर वर्क, मतलब पानी की पूरी प्यूरिफिकेशन करने के बाद ही पानी बड़ी सिटीज में जो है घरों में जाता है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक ही था हमारा पूरा चैप्टर। तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। देखो हमने सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर कर लिए, तो आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह देखोगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछोगे। तो दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का हमारा यहाँ खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो तब तक के लिए अब अपना ध्यान रखो, इसको लिख लो, ठीक है। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।